अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग ना तो पूरी तरह अचूक होती है और ना ही बिल्कुल बेकार। ये मोटे तौर पर तौर तरीकों को समझने के लिए तो काम आ सकती हैं, लेकिन किसी सटीक फैसले के लिए इन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। दर्द से परेशान मरीज से इसे 10 के पैमाने पर बताने के लिए कहा जा सकता है। यह तरीका पश्चिम में तो आम है, पर भारत में अब भी दुर्लभ है। कुछ विशेषज्ञ तो ऐसे भी हैं जो बायोमेडिकल सिग्नल्स के जरिए खुशी को गहराई से नापना चाहते हैं, ताकि वैज्ञानिक तरीकों से खुशी के एहसास को एक ठोस रूप दिया जा सके। माना जाता है कि ठोस और सार्वभौमिक तथ्य ही मैनेजमेंट और शासन का आधार होते हैं। एक नॉर्वेजियन पत्रकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहती थी, उन्होंने अपनी बात की शुरुआत इस बात से की कि उनके देश में दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस है। उन्होंने इसके लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सालाना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का हवाला दिया। साफ तौर पर प्रेस की आज़ादी और यहाँ तक कि लोकतंत्र को भी रैंक दी जा सकती है। इस इंडेक्स में भारत को 157वां स्थान मिला है। वहीं यूक्रेन 55वें, कतर 75वें, बुर्किना फासो 110वें, ओमान 127वें और कुवैत 136वें नंबर पर हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां दिखावे के लिए भी चुनाव नहीं होते, फिर भी वे प्रेस की आज़ादी में भारत से ऊपर हैं। नॉर्वे पहले नंबर पर है। लेकिन यह रैंकिंग उस खुले नस्लवाद को ध्यान में नहीं रखती जो यह कथित तौर पर आज़ाद प्रेस दिखाती है। जैसे नॉर्वे के एक मुख्य धारा के अखबार ने मिस्टर मोदी को एक सपेरे के रूप में दिखाया, जो भारत को चित्रित करने का एक पुराना और घिसा पिटा नजरिया है। रैंक देने वालों ने खुद साफ किया है कि पत्रकारिता की क्वालिटी इसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए सबसे आज़ाद प्रेस का यह नस्लवाद उसकी रैंकिंग पर कोई असर नहीं डालता। मिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ एक संयुक्त उपस्थिति के बाद उन्होंने फरवरी 2025 में बस 2 सवाल लिए थे। दूसरी तरफ मिस्टर ट्रंप अपनी बात रखने के लिए अक्सर खुद सामने से ऐसी इंटरव्यू तलाशते हैं जहां तीखी बहस हो, और साथ ही वे मीडिया की विश्वसनीयता को भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। पूरे भारत के नेतृत्व में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और तीखे सवाल पूछने वाले इंटरव्यू बहुत दुर्लभ हो गए हैं। कोई भी नेता सवालों का सामना नहीं करना चाहता, चाहे संसद के भीतर हो या मीडिया के सामने। राजनीतिक बातचीत अब एक तरफा रास्ता बन चुकी है, जहां मुख्य चेहरा बिना किसी विरोध की असुविधा के अपनी बात प्रसारित कर देता है। और यह बात कई विपक्षी नेताओं पर भी उतनी ही लागू होती है। मीडिया के अंदर चलने वाली खींचतान अक्सर समाज का ही अक्स होती है, और मीडिया पर सरकार का नियंत्रण उसी नियंत्रण का हिस्सा है जिसे सरकार लोगों की जिंदगी के बाकी हिस्सों पर भी लागू करना चाहती है, जैसे उनके आने जाने, सोचने, सीखने और आपस में मिलने जुलने पर। नॉर्वे में मीडिया, समाज और सरकार मोटे तौर पर एक ही बात पर सहमत रहते हैं। वहाँ की 55 लाख की आबादी में से 95% लोग नॉर्वेजियन भाषा बोलते हैं और 60% लोग चर्च ऑफ नॉर्वे से जुड़े हैं। एक ऐसा देश जो बड़े पैमाने पर एक जैसा है, जहां मीडिया को सरकार से टकराने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तुलना आप एक ऐसे बड़े और विविध देश से नहीं कर सकते, जो हर बात पर विरोधी विचारों में बटा हुआ है और जहां सरकार भी लोगों की सोच को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे समाज में राजनीतिक टकराव मीडिया के कई अलग-अलग बयानों और कई तरह के दबावों को जन्म देता है। इसके बावजूद जो लोग पश्चिमी मानकों को पूरी तरह बेकार मानकर खारिज करते हैं, उनका नजरिया भी बड़ा चुनिंदा होता है। वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को तो खारिज कर देंगे, लेकिन उसी सांस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की किसी भी रैंकिंग का जश्न मनाने लगेंगे या अपने नेता को मिले किसी विदेशी सम्मान का ढिंडोरा पीटने लगेंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से किसी चीज को खारिज करना ही उनकी असलियत खोल देता है। रैंकिंग वजूद में हैं, वे अक्सर अपनी कार्यप्रणाली के मामले में संदेहास्पद होती हैं और कई बार व्यक्तिगत पसंद नापसंद या सीधे सीधे पूर्वाग्रहों की शिकार हो जाती हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त भारी दबाव में है, मार्केट की ताकतों से भी और सरकार के क्रियाकलापों से भी। इस बात को साबित करने के लिए किसी वैश्विक रैंकिंग की जरूरत नहीं है।
इसी तरह कोई भी दलील इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि प्रेस की आज़ादी के किसी भी ईमानदार पैमाने पर कुवैत को भारत से बहुत ऊपर होना चाहिए। इस इंडेक्स की अपनी कार्यप्रणाली ही चरम मामलों में इसके अपने ही निष्कर्षों को गलत साबित कर देती है। सही तर्क ये नहीं है कि ये रैंकिंग बिल्कुल बेकार हैं, बल्कि ये है कि ये बहुत ही स्थूल औजार हैं, जो बड़े स्तर पर तौर तरीकों को पहचानने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन किसी सटीक फैसले के रूप में इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।